हेलो गाइज, आप सब लोगों का स्वागत है श्री रामा टीचर चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे गाइज, आज हम लोग उपसर्ग की प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में उपसर्ग से क्वेश्चन पूछे पूछे जाते हैं। और जो भी मेरे नए विद्यार्थी, मैं उनसे यही चीज कहूंगी, आप पिछली क्लास से जरूर देख लीजिए, जिससे मतलब आप लोग उपसर्ग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग के कितने मतलब नियम है। ठीक है, तो चलिए गाइज, हम लोग उपसर्ग की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा उपसर्ग के बारे में बता देती हूँ। देखिए, उपसर्ग किसे किसे कहते हैं। उपसर्ग का उप और सर्ग, उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृजन करने वाला। ठीक है, क्यों मतलब कहने का मतलब ये चीज है कि किसी भी शब्द के आगे अगर उपसर्ग लग मतलब कि लग जाता है, उससे उससे जो नए शब्द का निर्माण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कर लिया जाए कि हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो गाइज आप बताओ कि हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपकी वो संस्कृत का उपसर्ग होता है, हिंदी का उपसर्ग होता है और उर्दू का उपसर्ग होता है। ठीक है, अगर ये भी एग्जाम में, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि शब्द निर्माण की दूसरी विधि क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, शब्द शब्द निर्माण की पहली विधि क्या है, संधि है, और शब्द निर्माण की दूसरी विधि क्या है, उपसर्ग है। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पेपर में आते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि अधिपति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखिए, अधिपति में, जो यहाँ पास है अधिपति में, अधिपति शब्द में किस उपसर्ग का यूज हुआ, मतलब किस किस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अब देखिए, यहाँ पास जो भी मेरे विद्यार्थी पढ़े होंगे, क्लास किए होंगे, तो उनको तो पता ही होगा। जो विद्यार्थी नहीं किए होंगे तो उनको नहीं पता। देखिए, यहाँ पास हम कैसे कैसे समझेंगे। जैसे यहाँ पास इसको हम तोड़ते हैं, अधि धनपति। अब देखिए, अधिपति, ये गाइस आपका उपसर्ग हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, उपसर्ग है। और ये आपका मूल शब्द है। ये आपका क्या है, मूल शब्द। अब देखिए, किसी भी मूल शब्द के अगर किसी भी मूल शब्द के आगे अगर उपसर्ग लग जाता है, तो उससे उससे जो नए शब्द का निर्माण होता है, तो वो मतलब क्या बन जाता है, अधिपति। अधिपति। तो अब देखिए, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन आपका सही है, अधिक है, सही है। ये तो आपका होगा, वो होगा ही नहीं, अधिक आया होगा ना, आद्य होगा ना, अदय होगा। ठीक है, अब देखिए, दूसरे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि उपराष्ट्रपति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो गाइज, मैं मतलब आपको 2 सेकंड का समय दे रही हूँ कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग का मतलब होता है कि किसी भी मूल शब्द के आगे उपसर्ग लगता है, फिर उसी से नए शब्द का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पास उपसर्ग की बात कर वो उपराष्ट्रपति में, तो आइए इसे मतलब हम लोग तोड़ लेते हैं। उप धन राष्ट्रीय, उपधन राष्ट्रपति। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पास ये आपका मूल शब्द हो गया, ये आपका उपसर्ग हो गया। तो गाइस, यहाँ पर जो आपका उपसर्ग लगा हुआ है, तो किसका मतलब लगा, उप का मतलब लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा। ना कि आपके पास ये तो हो ही नहीं सकता, ना ये होगा, ना ऊपर होगा, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आप इस तरह गाइस उसको मतलब समझेंगे कि यहाँ पर जैसे आपका दिया हुआ है कि मतलब कि उपसर्ग को आप इसी तरह करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है दुर्जन का उपसर्ग है। अब बताइए, इसमें लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज होंगे कि दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है। अब देखिए, यहाँ पास जैसे दिया हुआ है आपका कि दुर्जन का उपसर्ग है, ये तो आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आपका दिया हुआ, देखिए दूर आप यहां से ही समझ जाएंगे, क्योंकि धन जन। ठीक है, जन मतलब समूह होता है, अब ये आपका दु है। ठीक है, अब जब हम इसको बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दूर। अब ये जो हलंत वाला रा है, ये मतलब क्या होगा, अगर जो भी मेरे नए विद्यार्थी, जो भी मेरे विद्यार्थी, अगर शायद आप वर्णमाला में वर्ण विच्छेद अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, तो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि इसी वाला हम लोग कैसे करेंगे। अब ये जो आपका रा है, ये जाएगा इसके ऊपर, कंधे के ऊपर बैठ जाएगा, ये रेफ वाला रा है। ठीक है, दुर्जन क्या हो गया, दुर्जन। तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, दुर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, दुर का सही होगा। ठीक है, और ये सब तो आपका होगा ही नहीं। अब देखिए, यहाँ पर जैसे दिया है लापरवाह, लापरवाह शब्द में
कौन सा उपसर्ग है। अब बताइए यहाँ पर कि लापरवाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो सबसे पहले गैस क्या करते हैं, इसे हम तोड़ लेते हैं। इसको हम तोड़ के देखते हैं कि मूल शब्द का भावार्थ क्या आ रहा है और आपका जो उपसर्ग का भावार्थ क्या क्या आ रहा है। अगर शायद वो दोनों के भावार्थ आ रहे हैं, अगर उसके अर्थ निकल रहे हैं, तो आप ये समझ जाइए कि वो उपसर्ग बन रहा है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है लापरवाह, तो यहाँ पर क्या होगा, ला धन परवाह, परवाह। अब देखिए ये आपका मूल शब्द है, ये आपका उपसर्ग है। किसी भी मूल शब्द के आगे क्या लगता है, उपसर्ग लगता है। और प्रत्यय किसी किसे कहते हैं कि किसी भी मूल शब्द के पीछे जो उपसर्ग रखते हैं वो किसी भी मूल शब्द के पीछे प्रत्यय लगता है। ठीक है, तो उसे ना गाइस हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये आपका दिया हुआ है लापरवाह, तो यहाँ पर ला है, तो यहाँ पर जो उपसर्ग होगा किसका होगा, ला का होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं गाइस 5वें क्वेश्चन पर। सम उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं। अब देखिए यहाँ पर सम उपसर्ग से कौन कौन से निर्मित शब्द हैं आपके, संयोग है, संयोग है, कि संकृत है, कि संविधान है, कि सभी है। तो गाइस इसमें लोग कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संयोग भी है, संस्कृत भी है और आपका संविधान भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो भी होगा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होंगे। तो ये मतलब गाइस रहे आपके 5 क्वेश्चन। अब इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अब मैं इरेज करके आपको फिर करा रही हूँ। ठीक है, देखिएगा अब ये मतलब रहा आपका 6ठा क्वेश्चन। निर उपसर्ग से कौन सा शब्द निर्मित नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, निर्मित नहीं है। ठीक है, अब देखिए कौन सा शब्द निर्मित नहीं है, इससे मतलब कौन सा शब्द नहीं है जो मतलब निर से नहीं बना हुआ है। ये आपका निर अपराध भी बना हुआ है, निर्धन दोष, निर्धन दोष ये भी आपका बना हुआ है। ठीक है, ये भी आपका बना हुआ है, लेकिन ये आपका नहीं बना हुआ है। देखिए अगर आप इसे आधा भी करके देखेंगे, निधन शान। ठीक है, तो ये मतलब गाइस आपसे निर उपसर्ग से नहीं बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पास निर से नहीं बना हुआ है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका डी ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि निबंध में कौन सा उपसर्ग है। सातवां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निबंध में कौन सा उपसर्ग है। अब देखिए निबंध में कौन सा उपसर्ग है, तो सबसे पहले आप इसे तोड़ लीजिए, निधन बंध। तो आप यहां से समझ जाएंगे कि मतलब यहाँ पर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, नी का। मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही है, नी का ऑप्शन आपका सही है, मतलब ए ऑप्शन आपका सही है। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन नहीं है। देखिए फिर कौन नहीं है, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा क्या पढ़ते हैं कि प्रति उपसर्ग में से बना शब्द निम्न में से कौन है। तो बच्चे ऐसे मतलब पढ़ लेते हैं एग्जाम समय दलबाजी से, लेकिन उनका भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसे तोड़ के लिखते हैं प्रतिधन कुल, तो यहाँ पर जैसे आप लिखते हैं प्रतिधन कुल हो जाता है, प्रतिधन सत हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्रति धन एक हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये मतलब शब्द निर्माण की, अगर आपसे ये क्वेश्चन कर लिया जाए कि प्रत्येक शब्द निर्माण की कौन सी विधि है, तो आप सबसे पहले बताएंगे संधि है। अगर शायद आपके एग्जाम में संधि ना देकर उपसर्ग दे दे, तो गाइस फिर आप उपसर्ग में मार्क कराइएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में ये दे दे कि प्रत्येक कौन सी विधि से बनी हुई है, तो सबसे पहले संधि भी मारेंगे। अगर शायद संधि वहां पर ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप उपसर्ग में मार के आएंगे। ठीक है, तो आपका प्रतिधन एक हो गया। अब देखिए यहाँ पास ये नहीं है, मतलब प्रति से नहीं बना हुआ, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो आप लोग इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम लोग आते हैं नवे क्वेश्चन पर। उत उपसर्ग से बना शब्द है। तो गाइस मैं मतलब आपको 2 सेकंड का समय मतलब दे रही हूँ कि इसमें मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा कि उत उपसर्ग से बना शब्द है, कौन सा है। अब देखिए यहाँ पास अगर आप लोग वो करें उत धन कर्ष, उत धन कर्ष। ठीक है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कौन सा ऑप्शन आपका हो सकता है, ये आपका। अब ये जो इससे बनेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो हलंत है आप इसे मतलब यहाँ पास इसमें कोई भी स्वर नहीं है। जब ये आपस में इसको सहारा दे देगा तो ये आधा में आ जाएगा उत्कर्ष। ठीक है, अगर जो भी मेरे विद्यार्थी जो भी वर्णमाला में वर्ण विच्छेद अच्छे से पढ़े होंगे तो उनको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा गाइस,
ये आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 10वें क्वेश्चन पर कि अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है। अब देखिए अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है, तो जल्दी से बताइए इसमें इसमें लोग कौन सा ऑप्शन आपका आपका सही होगा। अब इसी तरह इसको भी अभिधन आगत, अभिधन आगत। ठीक है, तो अभिधन आगत तो आप तुरंत समझ जाएंगे यहाँ पर कि अभिधन आगत, अभिधन आगत, तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ए सही होगा। ये तो आपका होगा नहीं ना, ये होगा ना ये होगा, लेकिन आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, अभिधन आगत। अब देखिए अभ्यागत ये भी मतलब शब्द, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सब वो अभ्यागत कौन सी विधि से बना हुआ है, तो आप बताओगे गाइस संधि विधि से बना हुआ है। ठीक है, अगर कौन सी पहले तो आप संधि विधि बताओगे, अगर शायद वो ऑप्शन में अगर आपको संधि और उपसर्ग करके दे दे तो आप दोनों में टिक करके आएंगे। ठीक है, अगर शायद आपके एग्जाम में सबसे पहले दे दे संधि तो आप संधि में करके आइएगा, अगर संधि ना दिया हो उपसर्ग दिया हो तो आप तुरंत उपसर्ग में टिक करके आइएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, धन्यवाद।